एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग जो सीटेट जुलाई में एसएसटी के 60 क्वेश्चन पूछे जाने हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें 6 क्लास की हिस्ट्री पॉलिटी करवा दी गई है। अब जो चल रहा है वो 6 क्लास की ज्योग्राफी करवाई जा रही है, जिसमें जिस 6 क्लास की ज्योग्राफी का पहला लेसन ऑलरेडी करवा दिया गया है। आज दूसरा लेसन है। आई होप आप लोगों ने देखा होगा और नोट्स भी बना लिए होंगे, जिससे लास्ट टाइम में आप लोगों को रिवाइज करने में हेल्प मिले। तो चलिए देखते हैं। लेसन का नाम है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है, इसमें से कई क्वेश्चन बने हुए हैं। जैसे पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इससे पहले वाले लेसन में बताया गया है कि हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है। तो उसमें बताया गया है भूभाग के जैसा। जैसे यह उत्तर दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, इसलिए इसका आकार जो है वो भूभाग के जैसा है। ये वाली जो लाइन है इसको नोट कर लीजिएगा। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप, एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते हैं। पॉकेट में रखने योग्य ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। ये लाइन पूछी गई है, क्या ग्लोब स्थिर होते हैं? नहीं, ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। उनको जैसे चाक कुम्हार का पहिया एक जैसे चारों ओर या लट्टू जैसे घूमता है, उस तरीके से वो घूमता रहता है, वो एक ही जगह पे स्थिर नहीं रहता है। ये लाइन पूछी गई है। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, क्या ग्लोब पर जो भी आकार दिखाए जाते हैं सागर में महासागर के, उनके सही आकार में दिखाया जाता है? तो यस। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब यह प्रश्न उठता कि इस पर किसी पृथ्वी की किस स्थिति को कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदु एवं संदर्भ रेखाओं की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे बिंदु जिनसे होकर एक सुई गुजरती है उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी के भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखाएं भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती हैं, जिसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। जैसे कि ये वाली जो है, ये लाइन है जो, इसको विषुवत वृत्त कहते हैं। ये ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक उत्तरी ध्रुव, नीचे दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये वाला, जैसे कि ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, इधर वाला जितना एरिया, इसके नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का महत्वपूर्ण संदर्भ है। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको नोट करिए। इसके बाद की जितनी इधर की सभी रेखाएं हैं लेटी हुई, इनको अंशांश बोलते हैं। आगे, विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्ष को दर्शाता है। ये वाला जो विषुवत वृत्त है, बीच की जो लाइन है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसको 16 डिग्री से दर्शाते हैं। क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 डिग्री अंश का, यानी 1/4 यानी 90 अंश का। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है तथा 90 डिग्री अंश दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। विषुवत वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। जैसे इधर की जितनी भी लाइनें होंगी, ये विषुवत वृत्त है, इसके इधर की जो जितनी भी लाइनें होंगी इनको उत्तरी अक्षांश, इसके नीचे जो जितनी भी लाइनें आएंगी उसको दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर एवं दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण के अक्षर से भी व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर, ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बेलो
हॉरिजेंटल दोनों एक ही अंश यानी 20 डिग्री अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री उत्तर में एवं बोलो हॉरिजेंटल विषुवत वृत्त के 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा बेलो हॉरिजेंटल 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं, जैसे विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं। ये 4 रेखाएं कौन कौन सी हैं? पहली, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी में, यहाँ पे ये जो है इसको इससे समझ लीजिए। जैसे ये विषुवत वृत्त रेखा हो गई, उसके ऊपर ये वाला जो एरिया है ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर उत्तर में एक ये रेखा हो गई। दूसरी है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में, ये वाली ये विषुवत वृत्त रेखा, इसके नीचे ये वाली दक्षिण में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण पर। अगली है विषुवत वृत्त के 66.5 उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त रेखा, ये वाली 66.5 डिग्री पर उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त रेखा। ये यहाँ से ये विषुवत वृत्त रेखा हो गई, इससे 66.5 डिग्री पर यहाँ से ये विषुवत वृत्त रेखा हो गई 0 डिग्री पर। इसके बाद के जितना ये एरिया है, इसके बाद 66.5 डिग्री पर उत्तरी ध्रुव वृत्त रेखा। तीसरी ये रेखा हो गई। चौथी विषुवत वृत्त रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में स्थित दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ये वाला विषुवत वृत्त रेखा से नीचे का 66.5 डिग्री पर दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ये वाली ये 4 रेखाएं हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रेखाएं पूछ ली जाती हैं, इनको मैच करने वाला क्वेश्चन बनता है, यहाँ अच्छे से देख लीजिए। अगली हेडिंग है पृथ्वी के ताप कटिबंध, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर पेपर में बनता है। देखिए, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। पहले तो इसको नोट करिए इतना, उसके बाद यहाँ से इसको समझ लेते हैं। जैसे कि ये विषुवत वृत्त रेखा है, ये यहाँ पे ऊपर उत्तर में कर्क रेखा, नीचे दक्षिण में मकर रेखा, इसके बीच का जो एरिया है ये वाला, ये यहाँ पे दोपहर में जो सूर्य है सर के ऊपर एक बार अवश्य होता है, इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए इसको शीत कटिबंध उष्ण कटिबंध बोलते हैं, सॉरी उष्ण कटिबंध बोलते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ से ये जो बीच का एरिया है मकर रेखा एवं कर्क रेखा के बीच के जो एरिया है वहाँ पे उष्ण कटिबंधीय एरिया उसको बोलते हैं। इसको आगे है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, ध्रुव के तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। इसको नोट कर लेना है। जैसे कि ये यहाँ से समझ लीजिए, यहाँ से ये विषुवत वृत्त रेखा हो गई, उसके बाद में कर्क रेखा के बाद और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच के जो ये वाले जो एरिया है, यहाँ पे जो सूर्य का जो है वो सर के ऊपर नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा कम गर्मी होती है, तो इस एरिया को शीतोष्ण कटिबंधीय बोलते हैं। जैसे मकर रेखा ये हो गई, यह दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ये वाले एरिया को शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। आगे उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तक
तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुववृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंधीय कहलाते हैं। यह वाला जो एरिया है यहाँ पे, ये उत्तरी ध्रुववृत्त से उत्तरी ध्रुव तक, उत्तरी ध्रुववृत्त से उत्तरी ध्रुव तक ये वाला जो एरिया है, इसको यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है, इसलिए इसको शीत कटिबंध बोलते हैं। यहाँ पे दक्षिणी ध्रुववृत्त से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक यहाँ ये वाला जो एरिया है, इसको शीत कटिबंध बोलते हैं। ये तीनों याद करिए, नोट कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कोई भी पूछा जा सकता है। आगे है देशांतर क्या है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। जो इम्पोर्टेंट मैं वही करवा दे रही हूँ, इतना इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको स्किप कर दी हूँ। अगली हेडिंग है देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन। सूर्योदय सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी तथा सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती हैं। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी प्रतिष्ठानों पर दोपहर होगी। आगे है, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनिच समय के आगे होगा। जैसे कि यह है, लाइन खींच लिए, इधर पूर्व हो गया, ये पश्चिम है, तो कह रहा है कि अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनिच समय के आगे होगा। यहाँ पे पूर्व में उनका समय प्लस हो जाएगा, तथा जो पश्चिम में उनका समय पीछे होगा, इधर का जो समय वो माइनस हो जाएगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी पर लगभग 24 घंटे अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 सेकंड 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनिच को 15 डिग्री पूर्व में समय होगा। 15 × 4 बराबर 15 × 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच के 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब पृथ्वी पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। यहाँ से समय को क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों मनाते हैं। अगली हेडिंग है, हम मानक समय क्यों मानते हैं। अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतर से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियां के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ से स्थानीय समय के लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी यामोत्तर को स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक समय यामोत्तर माना गया है। इसको नोट कर लीजिए यहाँ से।
इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। आगे भारत ग्रीनिच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसको नोट कर लीजिए ये लाइन। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। ये भी लाइन पूछी गई है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्र में बांटा गया है। ये भी इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। यहाँ से पूरा नोट कर लेना। चलिए आगे। तो यहीं तक था ये लेसन, आगे अभ्यास चालू हो जाते हैं फिर। तो आप लोगों को इस वीडियो से किसी प्रकार की अगर हेल्प हो जाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दें और बने रहिए आप लोग हमारे साथ ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।